पलंग पर बिस्तर बिछा था। पास ही तपाई पर पानी की गड़वी और शीशे का ग्लास रखा था। मैंने बिस्तर पर बैठते हुए नंद्रिकर से कहा कि मेरे लिए दूध का एक कटोरा ले आए। वो जल्दी से दूध लेने चला गया। अब मैंने कमरे का जायजा लिया। उस कमरे में एक ही खिड़की थी, मगर उसमें लोहे की सलाखें लगी थी। मैं उस खिड़की से नहीं निकल सकता था। लामहला मुझे क्वार्टर के सामने वाले दरवाजे ही से बाहर निकलना था। नंद्रिकर दूध का कटोरा लेकर आ गया। मैंने दूध पिया, उसे दुआ दी और ये कहकर रुखसत कर दिया कि मुझे सुबह को जगाने कोई ना आए, मैं खुद ही जागूंगा। उसके जाने के बाद मैंने दरवाजे को बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी। सलाखों वाली खिड़की खुली थी। मैंने सलाखों में से झांक कर दूसरी तरफ देखा। उधर क्वार्टर का छोटा सा अकबी सहन था, जहां एक जानिब लकड़ियों का ढेर पड़ा था। 2-4 केले के छोटे छोटे दरख्त थे। अकबी सहन में कोई न था। मैं दीवार वाली ब्रैकेट के पास गया और नंद्रिकर की वर्दी को टटोल कर देखा। उसका पिस्तौल पेटी के साथ नहीं था। ये हल्के सब्ज रंग की वर्दी थी। टोपी का रंग मरहट्टा रेजिमेंट के फौजियों की टोपी की तरह किरमजी था और उस पर चमकदार रेजिमेंटल निशान लगा था। नीचे दीवार के साथ नंद्रिकर के स्याह फौजी बूट रखे थे। मैं बिस्तर पर आकर लेट गया। अकबी खुली खिड़की में से मुझे दूर कुछ लोगों की आवाजें सुनाई दी। मैं हमतन गोश हो गया। क्वार्टरों की दूसरी गली में शायद फौजी पाकिस्तानी कमांडोज को ढूंढने की कोशिश में तलाशी ले रहे थे। जितनी देर तक ये फौजी उस गली में रहे और उनकी आवाजें आती रहीं, मैं चौकस रहा। फिर ये आवाजें दूर चली गईं और मैंने इत्मीनान का सांस लिया। मैं सो जाने का खतरा भी मोल नहीं लेना चाहता था। क्या खबर आंख उस वक्त खुले जब दिन निकल आया हो। फिर मैं अपने फरार के मंसूबे पर अमल नहीं कर सकता था, इसलिए यही फैसला किया कि रात आंखों में ही काटूंगा। चुनाचे मैंने बत्ती गुल की और पलंग की पुश्त से टेक लगाकर नीम दराज हो गया। लकड़ी की अलमारी के ऊपर एक टाइम पीस था, जिसके हुरूफ और सुइयां अंधेरे में चमकने लगी थी। मुझे वक्त का बराबर इल्म हो रहा था। सबसे पहला काम मैंने ये किया कि सिधा के सांप का मनका धोती से निकाल कर धोती का पल्लू एक तरफ से फाड़ा और मनके को उसमें लपेट कर अपने बाजू पर तावीज की तरह बांध लिया। मेरी दाढ़ी और मूछों के बाल कांटों की तरह उग गए थे। सर पर भी बालों की एक तह नमूदार हो चुकी थी। मैंने लंबे कुर्ते के पल्लू से अपने माथे पर बनी हुई मिट्टी के तिलक की तीनों लकीरें मिटा दी। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी। अब क्वार्टरों के आसपास खामोशी छा गई थी। दूर से किसी कुत्ते के भौंकने की हल्की हल्की आवाज किसी वक्त आ जाती। नींद हमला कर रही थी और मुझे उसके खिलाफ शदीद जिद्दोजहद करनी पड़ रही थी। मैंने गड़वी में से पानी लेकर मुंह पर छींटे मारे। नींद किसी हद तक गायब हो गई। मैं लांस नायक नंद्रिकर के क्वार्टर के माहौल से खूब वाकिफ था। जिस कमरे में मुझे सुलाया गया था, उसके बाहर एक तंग सी राहदारी थी जो क्वार्टर के दरवाजे की तरफ जाती थी। दरवाजे के बाहर क्वार्टर के सामने वाला सहन था। चंद कदमों के फासले पर क्वार्टर का छोटा सा लकड़ी का गेट बना हुआ था। मैंने सोच रखा था कि अगर मेरे निकलने पर कोई जाग भी पड़ा तो मैं यही कहूंगा कि बंद कमरे में जी घबरा रहा है, जरा बाहर खुली फजा में जा रहा हूँ। खुदा खुदा करके रात के 12 बजे मैं पलंग की पुश्त से सर लगाए नीम दराज था। सलाखों वाली खिड़की में से ठंडी और खुशगवार हवा अंदर आ रही थी। मैं लाख कमांडो सही, लेकिन कुछ बशरी तकाजे भी होते हैं। मैं ऊँघने लगा। हर बार मेरा सर नीचे झुक जाता, मैं फौरन उसे ऊपर उठा लेता। इसी कश्मकश में आंख लग गई। घबरा कर सर को झटक कर उठाया। खुदा का शुक्र अदा किया। अब बाहर रात का अंधेरा था। अलमारी के ऊपर रखी घड़ी को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। रात के 3 बजे का अमल था। मैं बड़ा हैरान हुआ कि जिसे मैं आंख झपकना कह रहा था, उसका दौरानिया 2.25 घंटे का था। नींद में वक्त कितनी आसानी से गुजर जाता है। मैंने एक बार फिर मुंह पर पानी के छींटे मारे और अपने मिशन के बारे में सोचने लगा। एक एतबार से मेरा मिशन खत्म हो गया था। डॉक्टर फरीदी जाँ बहक हो गया था। उसकी बेटी नौरीन महफूज हाथों में पहुंच चुकी थी और अब तक मुझे यकीन था कि वो पाकिस्तान पहुंच चुकी होगी। डॉक्टर फरीदी की मौत कमांडो ऑपरेशन के दौरान होने वाली हादसाती मौत थी। उनकी मौत का ज्यादा अफसोस इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस को होना चाहिए था, क्योंकि डॉक्टर फरीदी उनके लिए एक कीमती साइंसदान था। मुझे एक तरह से इत्मीनान था कि अब दुश्मन हमारे साइंसदान से मजीद बेशकीमत साइंसी मालूमात न हासिल कर सकेगा। डॉक्टर फरीदी की शहादत ने मेरे मिशन को इख्तिताम पर पहुंचा दिया था। अलबत्ता दिल के किसी गोशे में सिधा का ख्याल जरूर था, जिसने मेरी खातिर अपने आप को मौत के मुंह में डाल दिया। चुनाचे उसे दुश्मन के चुंगल में छोड़ जाना इखलाकी एतबार से मुनासिब न था, लेकिन उस वक्त मेरे सामने सिर्फ अपने फरार का मिशन ही था। घड़ी की सुई नपे तुले अंदाज में अपना सफर जारी रखे हुए थी। मैं पूरी तरह बेदार था। मैंने उठकर लकड़ी की बोसीदा अलमारी खोल कर तलाशी ली। उसमें पुराने कपड़े ठूसे हुए थे। निचले दराज में पुराने बोसीदा जनाना जूते रखे थे। एक दराज में धागे की गोट, सुई का पत्ता और कैंची पड़ी थी। मेरे मतलब कि यहाँ कोई शय नहीं थी। मैं किसी चाकू वगैरह की खोज में था। मैंने अलमारी बंद कर दी। फिर सलाखों वाली खिड़की के पट बंद कर दिए ताकि बाहर से कोई अंदर झांकने का इम्कान न रहे। जब घड़ी ने 4 बजाए तो मैं बिस्तर से उठा और लांस नायक नंद्रिकर की वर्दी दीवार से उतार कर पलंग पर रख ली।
फिर सपेरों का लिबास उतार कर नंद्रिकर की फौजी वर्दी पहनी। वर्दी मेरे साइज की नहीं थी, फिर भी मैंने किसी न किसी तरह उसे पहन लिया। सर पर टोपी भी जमा ली। सबसे आखिर में मैंने काले रंग के फौजी बूट पहने और बड़ी एहतियात से कदम उठाता दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे का एक पट आहिस्ता से खोला। अंधेरी राहदारी में आंखें फाड़ फाड़ कर देखा, वहां कोई नहीं था। मैं बेहद दबे पांव चल रहा था। किचन के नलके से पानी गिरने की आवाज आने लगी थी। मैं वही राहदारी में दीवार के साथ लगकर बैठ गया। पानी किसी बाल्टी में गिर रहा था। हिंदू लोग सुबह सुबह उठ बैठते हैं। मैं बैठे बैठे क्वार्टर के दरवाजे की तरफ खिसकने लगा, क्योंकि अब जरा सी भी ताखीर मुझे पकड़वा सकती थी। दरवाजे के पास आकर मैं खड़ा हो गया। चटखनी को नीचे किया तो आवाज पैदा हुई। मैं वहीं जम सा गया। पानी की आवाज उसी तरह आ रही थी। अब किसी औरत के गीता के श्लोक पढ़ने की दबी दबी आवाज भी आने लगी। ये नंद्रिकर की बीवी की आवाज ही हो सकती थी। चटखनी की आवाज गीता के पाठ की आवाज में दब गई थी। मैंने चटखनी को बड़ी एहतियात से नीचे खिसकाया, फिर दरवाजे के एक पट को अंदर की तरफ खींचा और दरवाजे ने कोई आवाज पैदा न की। बाहर अंधेरा था। फिर दूर गली के एक खंबे पर लगे बल्ब की मध्यम रोशनी में मुझे बंद गेट का धुंधला सा खाका नजर आया। गेट तक का फासला चंद कदमों का था, मगर ये रास्ता बेहद खतरनाक भी था, क्योंकि किचन की खिड़की में से रोशनी आ रही थी। नंद्रिकर की पत्नी के श्लोकों की आवाज अब बरामदे वाले कमरे की तरफ आने लगी थी। मैं जमा जमा कर पांव रखता हुआ गेट तक पहुंच गया। उसका हुक ऊपर उठाकर दूसरी तरफ डाला और गेट खोलकर क्वार्टरों के दरमियान से गुजरने वाली गली में आ गया। दूर तक गली सुनसान थी और दरमियान में अंधेरा था। कोने पर बिजली का खंबा नस्ब था जिस पर बल्ब जल रहा था। मैं क्वार्टरों की छोटे बागीचे वाली दीवार के साथ साथ चलता गली के कोने में आकर बाएं जानिब घूम गया। एक बात का मुझे शिद्दत से एहसास था कि मेरे पास स्टेन गन नहीं थी, जिसका मेरे पास उस वक्त होना बहुत जरूरी था, जबकि फौज क्वार्टरों की उस बस्ती को घेरे में लिए हुए थी। मैंने अपना रुख क्वार्टरों के पीछे वाले मैदान की तरफ कर लिया। अंधेरे में दो एक खेत सुनसान पड़े थे। आसमान सितारों से भरा हुआ था। जो ही मैं खेत में से निकलकर एक दरख्त के पास पहुंचा, एक फौजी जवान निकलकर मेरे सामने आ गया। उसके हाथ में स्टेन गन थी, लेकिन चूंकि मैं भी वर्दी में था, इसलिए कुदरती तौर पर उसकी गन का रुख जमीन की तरफ था। उसने मराठी जबान में मुझसे कहा कि मेरा असलहा कहाँ है। ये सवाल तहक्कुमाना अंदाज में नहीं बल्कि इस्तफसाराना अंदाज में किया गया था। मैं भी पूरी तरह से होशियार था। किसी किस्म की घबराहट के बगैर मैंने उसे आम सा बहाना बनाते हुए कहा कि मेरी स्टेन गन हवालदार के पास है। मैं जरा फारिग होने गया था। मैंने साथ ही उंगली का इशारा भी किया। उसने ताज्जुब से कहा, अरे हवालदार तो इधर ही है जिधर से तुम आए हो। कौन हो तुम? इससे पहले कि वो अपनी स्टेन गन का रुख मेरी तरफ करता, मैं जंगली बिल्ले की तरह उछला। मेरे पांव के ठुड ने उसकी स्टेन गन अंधेरे में दूर गिरा दी और उसकी गर्दन मेरे बाजू के शिकंजे में थी। ये शिकंजा एक ट्रेंड कमांडो का था और वो बेचारा एक आम मरहट्टा सिपाही था जो सिवाय कवायद करने के और कुछ नहीं जानता था। उसके लिए मेरे बाजू के शिकंजे का एक ही झटका काफी था। वो मेरे बाजुओं में ही राहिए मुल्क अदम हो गया। मैंने उसका शुक्रिया अदा करते हुए स्टेन गन उठा ली। लाश अभी गर्म थी। मैंने उसे वहीं पड़ा रहने दिया और खुद तेज तेज कदम उठाता घास का मैदान पार कर गया। आसमान पर सितारे फीके पड़ रहे थे और मशरकी उफक पर पिछले पहर की नीलाहट उभरने लगी थी। मैंने अपना रुख दरियाए घार तक की तरफ कर लिया, जो वहां से ज्यादा दूर नहीं था। दरिया की तरफ से ठंडी मरतूब हवा आ रही थी। मैं सुबह होने से पहले पहले उस इलाके से निकल जाना चाहता था। दरिया के पास पहुंचा तो जीप के इंजन की आवाज सुनाई दी। मैं लपक कर दरिया किनारे की झाड़ियों की तरफ गया तो मुझ पर जीप की रोशनी पड़ी। मैं जानता था कि जीप में जो लोग भी बैठे हैं उन्होंने मुझे देख लिया है। चुनाचे यूं जाहिर किया जैसे मैं जमीन पर से कोई चीज उठा रहा हूँ। जीप मेरे करीब आकर रुक गई। इधर आओ जवान, किसी ने बुलंद आवाज में मुझे पुकारा। मैं जल्दी जल्दी कदम उठाता हुआ जीप के पास गया और सैल्यूट मारकर अटेंशन खड़ा हो गया। मैंने देखा कि जीप में 4 फौजी बैठे थे। अगली सीट पर यकीनन कैप्टन या लेफ्टिनेंट रैंक के 2 ऑफिसर थे। ये भी मरहट्टा रेजिमेंट के आदमी थे। जिस अफसर ने मुझे आवाज देकर बुलाया था उसने कहा, तुम इधर ही ठहरो जवान, बाकी नफरी कहाँ है? मैंने भी मरहट्टी जबान में जवाब दिया, सर सारी नफरी इलाके में फैली है। वो बोला, ठीक है तुम इधर ही रहो, पीछे कर्नल साहब की गाड़ी आ रही है, खबरदार इधर उधर मत जाना। मैंने खटाक से सैल्यूट मारा, ओके सर। जीप का इंजन चल रहा था। वो एक झटके से आगे बढ़ गई तो पीछे कर्नल की गाड़ी आ रही थी। इसका मतलब था कि ये लोग मेरी तलाश में चप्पे चप्पे पर मौजूद थे। जीप अंधेरे में मेरी आंखों से ओझल हुई तो मैं झाड़ियों की ओट लेता दरिया के किनारे से हटकर आगे बढ़ने लगा। अब हल्की हल्की इतनी रोशनी हो गई थी कि मैं झाड़ियों के पीछे जाता देखा जा सकता था। मैंने अपनी रफ्तार तेज कर दी। दूर से किसी गाड़ी की रोशनी दिखाई दी। फिर जीप के इंजन की आवाज आने लगी। ये जरूर वही कर्नल था, मरहट्टा रेजिमेंट का कर्नल जो चांदपुर छावनी की तरफ जा रहा
रहा था। ये सारी सरगर्मियां पाकिस्तानी डॉक्टर फरीदी के कन्वॉय पर पाक कमांडोज के हमले की तहकीकात के सिलसिले में ही हो सकती थी। इस दौरान लांस नाइक पर भी मेरे राज के तश्तज़बाम होने का वक्त करीब आ रहा था। वो इंटेलिजेंस का आदमी था। अपनी वर्दी की जगह मेरा गेरुआ लिबास पड़ा देखकर उसे ये समझने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा कि उसने पाकिस्तानी कमांडो को पनाह दे रखी थी। साथ ही साथ दिन की रोशनी में उस मरहट्टा फौजी की लाश भी मिल जाएगी जिसको मैंने अभी अभी अगले जहान पहुंचाकर उधर का रुख किया था। इसलिए मेरी बका इसी में थी कि सूरज निकलने से पहले पहले उस इलाके से इतनी दूर निकल जाऊं कि ये लोग मेरी हवा को भी ना पहुंच सकें। लेकिन मरहट्टा कर्नल की जीप मेरी ही तरफ भागी चली आ रही थी। मैं दरिया को छोड़कर एक दरख्त के पीछे छुप कर बैठ गया। जीप की हेडलाइट्स रोशन थी। वो आगे निकल गई। मैं दरख्त की ओट से निकलकर तेज तेज कदमों से चलने लगा। कमबख्त यहाँ घने दरख्त बिल्कुल नहीं थे और मैं दूर से देखा जा सकता था। अगर किसी तरफ से अचानक कोई फौजी या फौजी गाड़ी आ जाए तो मैं छुप नहीं सकता था। मैं जिस रास्ते से वाकिफ था वो दरियाए घार तक के साथ साथ चलता आगे अमरेली के पुराने कस्बे की तरफ निकल जाता था। मैं अमरेली से दूर रहकर किसी जगह से दरिया पार करके दूसरी तरफ के पहाड़ी इलाके से गुजरता हुआ अहमदाबाद अपने एजेंट के पास पहुंचना चाहता था, क्योंकि उस वक्त उसी जगह मुझे पनाह मिल सकती थी और अपना एजेंट ही मुझे सरहद पार करवा कर पाकिस्तान में दाखिल करवा सकता था। मुझे यकीन था कि वो नौरीन को राजस्थान में किसी दूसरे एजेंट के हवाले करके वापस आ चुका होगा। अचानक मुझे अपने पीछे स्टेन गन के ब्रस्ट की आवाज सुनाई दी। मैं वहीं बैठ गया और पलट कर पीछे की जानिब देखा। दिन की रोशनी में हर शय वाज़े नजर आ रही थी। स्टेन गन के फायर की आवाज दूर से आई थी। इसका मतलब था कि मेरा राज फाश हो चुका है और अब मरहट्टा फौजी शिकारी कुत्तों की तरह मेरे पीछे भागे चले आ रहे हैं। मैंने उठकर आगे दौड़ना शुरू कर दिया। पीछे एक और धमाका हुआ। ये दस्ती बम का धमाका था। मैंने एक गड्ढे में छलांग लगा दी, फिर लपक कर झाड़ियों को पकड़ता गड्ढे की दूसरी जानिब निकलकर सामने दरख्तों की जानिब भागा। रुक रुक कर फायरिंग की आवाज आ रही थी जो बतदरीज आगे बढ़ रही थी। दरख्तों के नीचे मुझे एक पुरानी गिरजा की छोटी सी इमारत नजर आई। उस वीरान गिरजा की दीवारें बारिश और धूप से स्याह पड़ चुकी थी। वहां कोई आदमी नहीं था। मैं गिरजा के अकब में आ गया। फायर की आवाज गिरजा की तरफ बढ़ी चली आ रही थी। मेरे लिए अब भागने की कोई गुंजाइश नहीं थी। दूसरा कोई भी रास्ता नहीं था। गिरजा का अकबी दरवाजा बंद था। मैंने जोर से दरवाजे पर हाथ मारा। तड़ातड़ स्टेन गन का ब्रस्ट फजा में गूंजा। मैं दरवाजे को बेतहाशा पीटने लगा। दरवाजा खुल गया। मेरे सामने एक बूढ़ा पादरी खड़ा मुझे शफकत भरी निगाहों से देख रहा था। उसके गले में सलीब लटकी हुई थी। यह हिंदुस्तानी पादरी था और उसका रंग मरहट्टों के मुकाबले में ज्यादा खिलता हुआ था, जिसका मतलब था कि वो गुजरात काठियावाड़ का रहने वाला है। मैंने उसे देखते ही अपने सीने पर सलीब का निशान बनाया और कहा, फादर, मैं क्रिश्चियन हूँ, मेरे पीछे फौज लगी है, मुझे पनाह दीजिए। फायरिंग की आवाज पादरी ने भी सुन ली थी। उन्होंने सर के इशारे से मुझे अंदर आने को कहा और एक तरफ हट गया। मैं अंदर दाखिल हो गया। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। उसके साथ ही एक फौजी गाड़ी की आवाज सुनाई दी जो शायद गिरजा के सामने दरख्तों में आकर रुक गई थी। पादरी ने एक छोटे से दरवाजे की तरफ इशारा किया। नीचे उतर चलो बेटा। मैं जीना उतर कर एक अंधेरी कोठड़ी में आ गया। पादरी ने स्विच ऑन करके बत्ती जला दी। कमजोर बल्ब की धीमी रोशनी में मुझे वहां एक कब्र दिखाई दी जिसके सरहाने सलीब लगी थी। पादरी ने कब्र के पहलू में झुककर एक तख्ता हटा दिया और मुझे अंदर घुसने को कहा। ऊपर गिरजा के सामने वाला दरवाजा पीटा जा रहा था। मैं कब्र के अंदर घुस गया। अंदर एक ताबूत था। ताबूत के साथ इतनी जगह मौजूद थी कि मैं वहां झुककर अपनी जगह बैठ सकता था। पादरी ने तख्ता अपनी जगह पर वापस रख दिया। मैं जिंदा दरगोर हो गया था। अजीब सी नाखुशगवार मरतूब बू मेरे नथनों में घुस रही थी। मैं अंधेरी कब्र में ताबूत के पहलू में अपने आप को समेट कर दम साधे बैठा। ऊपर फर्श पर भारी बूटों की आवाज गूंजने लगी। फिर किसी ने मरहट्टी जबान में कहा, फादर, यहाँ कोई पाकिस्तानी कमांडो तो नहीं आया? मैंने अपना सांस रोक लिया। अगर फादर ने सच बोल दिया तो मैं मारा जाऊंगा। मुझे फादर की आवाज आई, नहीं मेरे बेटो, जहाँ सिवाय मेरे दूसरा कोई नहीं। मरहट्टा फौजी की आवाज आई, सॉरी फादर, हमें चर्च की तलाशी लेनी होगी। फौजियों के कदम इधर उधर दौड़ने लगे। फिर किसी ने तहखाने के दरवाजे के पास आकर कहा, यह दरवाजा कहाँ खुलता है? पादरी ने कहा, तहखाने में हमारे बड़े पादरी साहब की कब्र है। फौजी करख्त लहजे में बोला, हम तहखाने की भी तलाशी लेंगे। दरवाजा धड़ाक से खुल गया और खटाखट 2-4 फौजी सीढ़ियां उतर कर तहखाने में आ गए। उन्होंने बत्ती जला दी। मैंने अपना सर घुटनों में दे दिया और चींटी की तरह सांस लेने लगा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे डर था कि कहीं मेरे दिल की धड़कन की आवाज फौजियों तक न पहुंच जाए। फौजियों के कदम कब्र के चारों तरफ घूम रहे थे। इतने में पादरी ने नर्म आवाज में कहा, मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ सिवाय हमारे मरहूम पादरी साहब के ताबूत के और कुछ नहीं है। फौजी की करख्त आवाज एक बार फिर बुलंद हुई, फादर, हम देख रहे हैं।
तुम खामोश रहो। फिर फौजियों के कदमों की आवाज सीढ़ियों पर से होती हुई ऊपर चली गई। दरवाजा बंद कर दिया गया। मैंने घुटनों में से अपना सर ऊपर उठा लिया और खुदा का शुक्र अदा किया। एक बहुत बड़ी बला टल गई थी। खा वक्ती तौर पर सही, पादरी की इंसान दोस्ती की इस नायाब मिसाल ने मुझे उनका गर्विदा बना लिया था। मैं हैरान था कि एक नेक दिल पादरी ने सिर्फ मेरी जान बचाने के लिए मुझे पनाह दे दी थी। हालांकि उन्हें कुछ मालूम नहीं था कि मैं कौन हूँ और फौज मेरे पीछे क्यों लगी हुई है। और फिर जब उन्हें ये मालूम हुआ कि मैं पाकिस्तान का जासूस हूँ, तब भी उन्होंने मेरी जिंदगी बचाने के लिए झूठ बोलकर मुझे गोलियों का निशाना बनने से बचा लिया। मेरा दिल पादरी के लिए मोहब्बत और अकीदत के जज्बात से लबरेज हो गया। फिर मैंने जीप के स्टार्ट होकर गिरजा के अहाते से दूर चले जाने की आवाज सुनी। मरहट्टा रेजिमेंट के फौजी चले गए थे। मैं अपनी जगह पर उसी तरह सिमटा बैठा था। फिर मुझे तहखाने का दरवाजा खुलने और सीढ़ियों पर किसी के पुरसुकून कदमों की चाप सुनाई दी। ये पादरी ही हो सकते थे। किसी ने कब्र के पहलू का तख्ता एक तरफ हटा दिया। बाहर आ जाओ मेरे बेटे, वो चले गए हैं। पादरी की आवाज में वही शफकत और मोहब्बत थी। वो मुझे अपने साथ ऊपर अपनी कोठरी में ले गए। मैं अभी तक फैसला नहीं कर सकता था कि उन्हें अपनी वजाहत में क्या बयान दूं, क्या मौक़िफ़ इख्तियार करूं। जाहिर है मैं उन्हें अपनी असलियत से आगाह नहीं कर सकता था। जब मैंने उन्हें ये बताना चाहा कि मैं इंडियन फौज का भगोड़ा हूं, तो उन्होंने अपनी पुरसुकून आंखें उठाकर मुझे देखा और प्यार से कहा, मेरे बेटे, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तुमने पनाह मांगी थी और जहाँ जो भी आता है वो यसु मसीह की पनाह में आ जाता है। तुम यहाँ सुकून से बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाता हूँ। नेक दिल पादरी ने नीम गर्म पानी से खुद मेरा मुंह धुलाया, मुझे कॉफी के साथ खाने को एक अंडा और टोस्ट दिए। उनके इस इंसानियत अफरोज सलूक के बावजूद मेरे दिल में अभी तक उनकी जानिब से हल्का सा खौफ मौजूद था कि कहीं वो मुझे इंडियन फौज के हवाले न कर दें। हालांकि अगर उन्हें ऐसा करना होता तो मरहट्टा रेजिमेंट के सिपाही गिरजे से खाली हाथ वापस न जाते। मैंने एक बार फिर वजाहत करने की कोशिश की तो पादरी साहब मुस्कुराए। कॉफी का प्याला उनके हाथ में था और वो आरामदेह कुर्सी पर नीम दराज मुझे तक रहे थे। मेरे बेटे, मैं जानता हूँ कि तुम क्रिश्चियन नहीं हो। मुझे ये भी मालूम है कि तुम कोई बहुत बड़ा जुर्म करके फौज से भागे हो, लेकिन तुम जिस फजा में इस वक्त मौजूद हो वहाँ सिवाय मोहब्बत के और कुछ नहीं है। अब तुम मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। मैं पादरी की फरासत या उनके वजदान पर दंग रह गया। दिल ही दिल में इस ख्याल पर मुतमईन हुआ कि उन्हें मेरे पाकिस्तानी जासूस होने का इल्म नहीं हुआ, या कम से कम मैं यही समझ रहा था। अगरचे मुझे यकीन था कि पादरी को मेरे जासूस होने का इल्म हो भी जाता तो वो मुझे फौज या पुलिस के हवाले न करते। फिर भी मैं अपने इस राज को अपने तक ही महदूद रखना चाहता था। मैंने उनके हुस्न सलूक का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, फादर, मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने अपने मजहब के बारे में झूठ बोला, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि आप मेरे मुसलमान होने के बावजूद भी मेरे साथ इस कदर मोहब्बत का सलूक करेंगे। असल बात यह है कि रेजिमेंट में मेरा अपने एक साथी के साथ झगड़ा हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि मैंने उस पर गोली चला दी और वहां से भाग खड़ा हुआ। पादरी बड़ी ही पाकीज़ा चमकीली आंखों से मेरी तरफ देख रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो कॉफी का एक हल्का सा घूंट ले लेते। मेरा वजाहती बयान सुनने के बाद उन्होंने कप तपाई पर रख दिया और मुस्कुराते हुए बोले, मेरे बच्चे, अब तुम क्या चाहते हो? जब तक तुम इस चर्च के अंदर रहोगे तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है। बाहर की फजा में हो सकता है तुम मुझे बेबस पाओ। मैं वहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकता था। मैं फौजी छावनी के बहुत ही करीब था और किसी वक्त कुछ भी हो सकता था। मैंने उन्हें बताया कि मैं अहमदाबाद जाना चाहता हूँ, जहाँ मेरी एक बहन रहती है। मैं उसकी मदद से राजस्थान की तरफ निकल जाऊंगा, लेकिन फादर, मैं फौजी वर्दी में यहाँ से निकल नहीं सकता। इस तरह बड़ी आसानी से पकड़ लिया जाऊंगा। क्या आप मुझे फालतू कपड़े दे सकते हैं ताकि मैं भेस बदल कर निकलूं? पादरी कहने लगा, तुम्हें कपड़े मिल जाएंगे। क्या तुम अभी यहाँ से जाना चाहते हो? मैंने जल्दी से कहा, नहीं फादर, इस वक्त बाहर खतरा है, फौजी मुझे पहचान लेंगे। मैं रात के अंधेरे में निकलना चाहता हूँ। पादरी चले गए। थोड़ी देर बाद वापस आए तो उनके हाथ में एक पुराना थैला था। उन्होंने थैले में से मुझे पादरियों वाला लिबास निकाल कर दिया। मैंने फौजी वर्दी उतार कर वो लिबास पहन लिया। उन्होंने पाँव में पहनने के लिए चमड़े की एक चप्पल भी दी। मैं पादरियों वाले चुगे में हूबहू पादरी लग रहा था। जंजीर वाली लकड़ी की एक सलीब भी उन्होंने मेरे गले में पहना दी। मेरे सर पर पादरियों वाली बैठी हुई स्याह टोपी जमी हुई थी। दोपहर को पादरी ने मेरे साथ बैठकर रोटी खाई। फिर उन्होंने मुझे आराम करने का मशवरा दिया। मैं सोना नहीं चाहता था, लेकिन रात भर का जागा हुआ था। पादरी पर मुझे भरोसा भी था। मैं कोठरी में जाकर सो गया और ऐसा सोया कि उठा तो सूरज गुरूब हो चुका था। मैंने गुस्ल किया। पादरी की नौकरानी गिरजा के कोने वाले किचन में खाना तैयार कर रही थी। पादरी ने उसे कस्दन मेरे सामने आने नहीं दिया था। मैंने जल्दी जल्दी खाना खा लिया। पादरी ने मुझे 50 रुपए देते हुए कहा, इन पैसों की तुम्हें रास्ते में जरूरत होगी। मैंने पादरी के पांव छुए। उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया और बोले, बेटा, मुझसे अगर कोई कोताही हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। मैंने उनका हाथ चूम लिया। उन्होंने मेरे सीने पर सलीब का निशान बनाया। फिर एक ऐसी बात कह दी कि मेरा जिस्म अपनी जगह पर एक बार तो जैसे सुन होकर रह गया। कहने लगे, मेरे बेटे, पाकिस्तान पहुंच
पहुंचने के बाद मेरा एक काम जरूर करना, वहां तुम्हें किसी भी मजहब की कोई इबादत गाह नजर आए तो मेरी तरफ से उसकी ताजीम जरूर करना, मेरी रूह को खुशी होगी। मैं उनका मुंह तक रहा था और मेरे माथे पर जैसे नदामत के मोती चमकने लगे थे। मैंने खामोशी से सर झुका दिया। उन्होंने दोनों हाथ मेरे कांधों पर रखे और शफकत से कहा, जाओ, तुम्हें खुदा के हवाले किया। मैं बेख्तियार झुका और उनके कदमों को छू लिया। उन्होंने मुझे उठाकर गले लगाया और मैं गिरजा के अकबी दरवाजे से निकलकर रात के बढ़ते हुए अंधेरे में गिरजा के पीछे वाले कटहल के दरख्तों की तरफ रवां हो गया। मैं गिरजा के अहाते से निकलने लगा तो अचानक एक औरत मेरे सामने आ गई। उसने मरहट्टा औरतों की तरह साड़ी बांध रखी थी, नाक में बड़ा सा लौंग था और बालों को खींचकर पीछे जूड़ा बनाया गया था। मरहट्टी में बोली, तुम फादर के मेहमान थे ना, मेरा खाना पसंद आया। मैं पादरी के भेस में था। मुझे मजबूरन मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा करना पड़ा और मैं आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाकर मैंने पलट कर देखा तो मरहट्टा औरत वहीं गिरजा की दीवार के पास खड़ी मेरी तरफ देख रही थी। ये पादरी की मरहट्टा नौकरानी थी। मुझे शक हुआ कहीं उसे फौज ने जासूसी के लिए ना भेजा हो और वो अभी जाकर उन्हें मेरे बारे में बता दे। दिल में ख्याल आया कि क्यों ना इस औरत को भी अगली दुनिया में पहुंचा दिया जाए, मगर वो पादरी की नौकरानी थी और ये बात मेरे ज़मीर ने गवारा न की कि मैं उनकी नौकरानी को हलाक कर दूं। मैंने यही बेहतर समझा कि मुझे वहां से मजीद तेजी के साथ निकल जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।